दोस्तों, सूर्या एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करता था। उसकी सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में थी। बाकी कंपनी की तरफ से जो सुविधाएं उसको दी गई थी वो अलग से। उसके कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था और उसे 2-3 दिन के लिए बहुत जरूरी काम से बॉम्बे जाना था। बॉम्बे पहुंचने के पहले ही उसके कंपनी ने उसके लिए एक अच्छा खासा होटल, जो कि 4 सितारा होटल था, वो बुक कर दिया था। वो बंबई प्लेन से पहुंचता है, अपने ऑफिस के सभी कार्यों को सही तरीके से निपटाता है और फिर अपने गंतव्य स्थान यानी कलकत्ता अपने ऑफिस, क्योंकि कलकत्ता उसका ऑफिस था तो घर भी उसने कलकत्ता में ही ले रखा था। वो जाने के लिए फ्लाइट पता करता है तो पता चलती है कि आज फ्लाइट में टिकट नहीं हो पाएगा, कल शाम को ही फ्लाइट से टिकट हो पाएगा। अब वो उस होटल में, चूंकि होटल 3 दिन के लिए बुक था, ऐसे में उसके पास पर्याप्त समय था, लेकिन वो बंबई में कहीं घूमने नहीं जाता है। दोस्तों, वो उसी होटल में अपना दिन काटने लगता है और होटल के लॉबी में जो सामने बालकनी थी, उसी बालकनी में जाकर वो बैठता है और बैठने के बाद वो बाहर का नजारा मुंबई का बड़े चाव से, बड़े भाव से देख रहा था। अचानक वो सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था और बाहर का नजारा देख रहा था। अचानक से एक सुंदर सी, जवान सी, कमसिन सी दिखने वाली लड़की वो देखता है कि उसके तरफ चली आ रही है और वो बहुत गुस्से में है, बल्कि वो तेजी तेजी से चिल्ला भी रही है। अब वो लड़की उसके पास आकर रुकती है और रुकने के बाद जिस सोफे पर वो बैठा है उसी के बगल वो बैठ जाती है। अचानक वो एक कॉफी का ऑर्डर देता है और वेटर फिर कॉफी लेकर आता है। वो कॉफी की चुस्की लेते लेते बिना मन से ही उस लड़की से पूछता है कि हेलो, आखिर क्या हो गया, आप इतना गुस्से में काहे? वो लड़की तपाप से उसको जवाब देती है कि आपसे क्या मतलब, आपसे क्या लेना देना, आप क्यों पूछ रहे हो कि मुझे क्या हो गया? वो सॉरी बोलता है। कुछ देर बाद ही, कॉफी पीने के बाद, वो उस लड़की से बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे जो ये क्वेश्चन कर लिया कि आप इतना गुस्से में काहे। वो लड़की उससे कहती है कि सॉरी, गलती मुझसे हो गई, जो मैं गुस्से में थी और आपको इस गुस्से में इस कदर से आपको मैंने कह दिया, फिलहाल सॉरी। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लड़की उससे कहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? वो बताता है कि मैं एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूं और यहाँ पर मुझे 4-5 दिन के लिए काम पर आना था, तो मैं काम पर आया था अपने ऑफिस काम के लिए। मेरा जो मुख्यालय है वो कलकत्ता है। वो कहती है कि ठीक है, आप कब तक रहेंगे? तो वो कहता है कि मेरी फ्लाइट आज हो नहीं पाई टिकट, तो कल शाम को मैं यहां से रुखसत करूंगा, यहां से मैं जाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है। अब लड़की के लिए वो पूछता है कि क्या तुम भी काफी पियोगी? वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी काफी पीऊंगी। अब वेटर को फिर से बुलाता है और कॉफी का एक ऑर्डर किया जाता है, एक कप कॉफी। कुछ देर बाद फिर से चली आती है और जब कॉफी आती है तो वो लड़की जो सुंदर सी दिख रही थी, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी, उसके चेहरे पर कुछ भाव दिख रहे थे, लेकिन सूर्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछ ले। फिलहाल उन पुरानी बातों को कुरुदते हुए सूर्या उससे पूछता है कि आखिर आप गुस्सा काहे हो गई थी? तो वो बोलती है कि दरअसल मैं इसी होटल में एक कमरे में आई थी, वहां पर एक बुजुर्ग थे जिनके लिए मुझे बुलाया गया था और वो बुजुर्ग मुझसे अनाप शनाप, अनैतिक तरीके से मांग कर रहे थे। उन मांगों को मैंने नहीं माना और मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है, पहले आप उम्र देख लीजिए, फिर इस तरीके का काम करिए। और जब वो नहीं माने, मुझसे जबरदस्ती करने लगे, तो मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। अब सूर्या बड़ा सोच में पड़ जाता है कि कौन है ये, कैसे है। खैर, वेटर आता है। वेटर उस लड़की को कुछ इशारा करता है और इशारा करने के बाद वो वहां से चला जाता है। वेटर जब चला जाता है, अब सूर्या उस लड़की से पूछता है कि आपका परिचय, आप कौन है? तो वो कहती है कि मैं यहां कुछ नहीं बताऊंगी, आपने जो होटल का कमरा लिया है पहले उस कमरे में चलिए। सूर्या कहता है ठीक है। अब उस लड़की को सूर्या अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद की जो पूरी कहानी है दोस्तों ना, वो वाकई में दिल को छू जाएगी,
पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इंसान अपनी इंसानियत पे अगर रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, और उसकी एक अच्छाई कैसे किसी बुरे आदमी को भला बना सकती है। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी रोचक और दिल को छू लेने वाली इंसानियत से भरपूर कहानियां आपके इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, कुछ लोगों के नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी कहानी देखने के बाद अपने दिल की मनोभावना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और ये भी बता देना कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से, किस गांव से देख रहे थे, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी कहानी आखिर पहुंचती कहां कहां तक है, और आप अपना प्यार हमें हमारी कहानी पर देते कहां कहां से हैं। फिलहाल जिन लोगों का नाम आया था उनमें सबसे पहला नाम है श्रवण कुमार का, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैं। विजय कुमार मिश्रा है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैं। जीतू सौरूट भाई हैं, इनका भी प्यारा सा कमेंट आया था। इन 3 लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था, और जिन लोगों का इस कहानी पर, जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं, इस कहानी पर कमेंट आता है, उनका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब वो लड़की कमरे में आ जाती है, सूर्या भी आराम से बैठ जाता है। लड़की उससे पूछती है कि आप अगर इस अच्छे से होटल में रुके हैं तो जाहिर सी बात है आपकी हैसियत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस होटल का जो एक दिन का किराया है एक कमरे का, वो करीब 25-30 हजार रुपए है। तो ऐसे में कोई साधारण आदमी इस होटल में रुक नहीं सकता है। वो कहता है कि हाँ, साधारण की बात कहो या वीआईपी, मेरे से क्या लेना देना, मुझे तो कंपनी ने ऑफर दिया था, कंपनी ने ही होटल बुक किया था, मैं उसी के खर्चे से आया हूं, मुझसे इन सब बातों से क्या लेना देना। अब वो बात करने लगता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की कहती है कि मेरा नाम कालगर्ल है। अब सूर्या थोड़ा हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि कालगर्ल, तुम पैसे से हो, लेकिन कुछ नाम तो होगा। तो वो कहती है कि मेरा नाम जो है वो प्रिया है ओरिजिनल में, क्योंकि सूर्या कहता है कि मैं तुम्हें अगर बुलाऊंगा तो कालगर्ल कह के थोड़ी बुलाऊंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगी। ऐसे में अपना नाम बताओ। तब वो अपना नाम प्रिया बताती है। अब प्रिया से वो बातें करने लगता है। उसके बाद कुछ देर बाद ही प्रिया कहती है कि मुझे स्नान करना है। अब सूर्या कहता है कि हाँ, आपको अगर स्नान करना है तो कोई बात नहीं, आप स्नान करने के बाद और अच्छी लगोगी और खूबसूरत लगोगी। अब वो कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा आपका कहने का तात्पर्य क्या है। वो कहता है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आप स्नान करने के बाद जब नहा लोगी तो और भी सुंदर लगोगी। वो कहती है ठीक है, और ये सब बातें करते करते वॉशरूम में जाती है, अपना नहा कर आती है। नहाकर जब वो गाउन पहनकर निकलती है, गाउन पहनकर निकलने के बाद जैसे ही सूर्या के सामने आती है, सूर्या उससे कहता है कि देखो प्रिया, मैं तुमसे कह रहा था, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, और नहाने के बाद देखो तुम और कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब प्रिया जो है वो फूली नहीं समाती है, प्रिया के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। प्रिया बैठती है, बैठने के बाद दोनों की बातें शुरू होती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम को फिर से कॉफी का ऑर्डर होता है और दोनों एक साथ बैठते हैं। इस बार वो सूर्या से कहती है कि सूर्या जी, मैं अगर आपके साथ नाइट हाल्ट करूंगी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सूर्या कहता है कि नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछता है उससे सूर्या कि क्या खाना मेरे साथ खाओगी, क्योंकि मुझे होटल में जो है वो डिनर का ऑर्डर भी देना होगा। तो कहती है कि हाँ। अब वो तुरंत ही फोन मिलाता है और 2 लोगों के डिनर का ऑर्डर देता है। खैर, दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं और फिर डिनर का टाइम आ जाता है, और डिनर के टाइम के बाद दोनों डिनर करके बैठते हैं। अब वो कहती है कि 10 मिनट रुको, मैं वॉशरूम में मेरे कपड़े हैं, उस कपड़ों को चेंज कर आती हूँ। अब वो एक गाउन जो पूरे बदन को भड़कीला दिखाए, पूरे बदन को उत्तेजक दिखाए, उस गाउन के साथ बाहर निकलती है। और इस बार जब सूर्या की नजरें उस पर पड़ती है तो वो अवाक रह जाता है।
ऐसा लग रहा था जैसे हुस्न की परी, हुस्न की मल्लिका धरती पर उतर आई हो। अब वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि मैं आपके साथ होटल में रुकी हूं, अकेली हूं, रात का माहौल है, और ऐसे में अगर आपकी पत्नी को ये सब बातें पता चल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। वो कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी को गुजरे हुए, मेरी पत्नी को खत्म हुए, मेरी पत्नी को स्वर्गवासी हुए हुए 5 साल बीत चुका है। दरअसल हमारी शादी के 1 साल बाद ही उसे भयंकर तरीके से पीलिया हो गया और उसके बाद वो हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वो पूछती है कि क्या आपके कोई बच्चे भी हैं? तो सूर्या कहता है कि नहीं मेम साहब, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है, मैं अकेला हूं। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पर्सनली जीवन पर चली गई, मुझे आपके पर्सनली जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना था। वो उसके चेहरे पर एक भाव दिखता है जो दुख वाला या गमगीन वाला था। वो सूर्या से कहती है कि सूर्या जी मुझे माफ करना, मैं आपकी व्यक्तिगत जीवन में घुसने का कोई अधिकार नहीं है, मैं व्यक्तिगत जीवन में घुस गई, ये मेरी गलती है। वो उसे कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो पूछोगी ही। अब सूर्या उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछने से पहले एक बार पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं, जान सकता हूं? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल अधिकार है आपको जानने का। वो पूछता है कि तुम इस पेशे में कब से हो? तो प्रिया उसे बताती है कि दरअसल मैं इस पेशे में पिछले 3 साल से हूं। अब उससे पूछता है कि इन पेशे में आने का मुख्य वजह क्या थी? तो बताती है कि दरअसल उस मुंबई शहर में उसके पिताजी कहीं बाहर से आए थे, नौकरी पेशा आदमी थे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, और ऐसे में वो अपनी बीबी को भी लेकर मुंबई में आकर बस जाते हैं। और मुंबई में बसने के बाद 2 बच्चियों का जन्म होता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। अब ये दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती हैं और उसके प्रिया के पिता का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि उसके हाथ पांव पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, ना काम करने वाली स्थिति में चले जाते हैं, और ऐसे में घर पर आर्थिक बोझ आ जाता है, क्योंकि जो छोटी बिटिया थी वो भी पढ़ाई कर रही थी और प्रिया भी पढ़ाई कर रही थी कक्षा 12 में, इंटर क्लास की। अब ऐसे में पिता, जो एक घर का अकेला तनहा कमाने वाला व्यक्ति, वो पूरी तरीके से अपंग हो चुका है। ऐसे में घर की स्थिति जो है वो आर्थिक खराब ही होनी है। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब जो प्रिया की माता जी होती हैं वो बगल में 2-4 लोगों के यहाँ खाना बनाने का, बर्तन धुलने का और बहुत सारा काम करने लगती हैं। लेकिन प्रिया चूंकि अब जवान हो चुकी थी, इंटर क्लास की उसने परीक्षा दी थी, उसको ये लगता है कि नहीं, इन सब चीजों से अब घर नहीं चलने वाला, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो एक ब्यूटी पार्लर पर पहुंचती है। ब्यूटी पार्लर पर वो काम करना शुरू करती है और काम करते करते उसे उस ब्यूटी पार्लर से एक स्पा में डाल दिया जाता है, और स्पा में टोटली देह का धंधा होता था। और धीरे धीरे उस स्पा की मालकिन उस लड़की प्रिया से बताने लगती हैं, जिसने अभी पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियों का ठिकरा अपने सर पर उठाया था और दुनिया पूरी तरीके से देखी भी नहीं थी, वो बताने लगती हैं कि अगर तुम्हें अच्छे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रात में भी सर्विस देनी पड़ेगी होटलों में। मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ जाती है उसके ऊपर। वो कहती है कि ठीक है, मैं कर लूंगी। अब उसे उसकी देह को बड़े बड़े होटलों में लोगों के बीच में परोसा जाने लगा था, और वो भी अब उसको, जो उसकी दैनिक आजीविका थी, चूंकि पैसे मिलने लगे, अब उसको किसी बात का कोई गम नहीं था। और धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि नहीं ठीक है, मैं अब इसी ही काम में रहूंगी। लेकिन जब उसने कुछ पैसे कमा लिए, कुछ इकट्ठा भी कर लिए, फिर उसे लगता है कि इस धंधे से उसे बाहर निकलना चाहिए। वो आगे बढ़ के सूर्या को बताती है। सूर्या भी उससे पूछता है कि इस धंधे में तुम कैसे छोड़ सकती हो? वो कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रही हूं, वो पैसे इकट्ठा हो जाए मेरे पास तो मैं अपनी बहन के लिए एक टेलर की शॉप खोलने वाली हूं। उस टेलर की शॉप खुलते ही मैं इस धंधे को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास भी एक उपाय है प्रिया, अगर तुम मानो तो वो कहती है कि बताओ क्या उपाय है? वो कहता है कि मैं एक एनजीओ में काम करता हूं,
और उस एनजीओ के थ्रू तुम्हारी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करूंगा। अब धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। प्रिया उससे कहती है कि साहब जो मेरी बैग रखी है उसमें कुछ सामान है, अगर आपको जब भी यूज करने का मन करे आप यूज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक खिलौना मात्र हूं। वो कहता है कि नहीं, मैं इसमें का इंसान नहीं हूं। उस बैग में क्या था समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अब वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है तो एक बगल में सोफा कम बेड लगा है, सोफे पे सो जाओ आराम से, या मैं सोफे पे सो जाता हूं, तुम बेड पे सो जाओ। वो कहती है कि नहीं नहीं धन्यवाद। जब वो उस सोफे पर सोने जाती है तो उसे अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है। वो सोचती है कि जहां एक लोग होटल में ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उसके शरीर पर बेतहाशा राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं, वही एक ऐसा इंसान उसे आज तक के इस पूरे कैरियर में सिंगल एक ऐसा इंसान मिला है जिसके अंदर इतनी मर्यादा है कि उसको देह से कोई मतलब ही नहीं है, उसे इंसानियत और अच्छाई से मतलब है। कुछ देर बाद वो सो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। सुबह सूर्य उठता है, फ्रेश होता है, दोनों लोग काफी पीते हैं साथ में, और फिर वो कहती है कि मैं अपनी बहन को कॉल कर दूं कि आज मैं दिन में नहीं आऊंगी। सूर्या कहता है कि तुम्हारा तो टाइम ओवर हो चुका है, तुम जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रिया आगे बढ़कर कहती है कि नहीं साहब, हम भी इंसान पहचानते हैं, भले ही हमारा धंधा जो है वो गंदा है, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर भी है, हम भी सब कुछ समझते हैं और हम ऐसे में आपको छोड़कर नहीं जा सकते। वो कहता है ठीक है, अपने बहन को फोन मिलाती है, सारी स्थिति बताती है। वो कहती है मैं शाम को आऊंगी, और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। शाम को 4 बजे सूर्या की फ्लाइट होती है बंबई से कलकत्ता के लिए। शाम को जैसे ही कार होटल के बाहर उसे उसके एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आती है, वैसे ही प्रिया अपनी गमगीन आंखों से उसके तरफ देखती है और कहती है कि क्या मुझे नहीं ले चलोगे? वो कहता है ले चलूंगा। टैक्सी के उधर से आकर वो भी उसके साथ बैठ जाती है। दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर वो सूर्या के गले लगकर खूब रोती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों में कोई अपना मिला हो जो आज बिछुड़ रहा हो। फिर सूर्या उससे विदाई लेता है। वो अपने घर चली जाती है और अपने घर पहुंचने के बाद अपनी माँ और बहन को उस अच्छे इंसान के बारे में, सूर्या के बारे में बताती है। और इधर सूर्या कोलकाता पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए अपने एनजीओ को बताता है कि एक लड़की जो इस दलदल में फंसी है उसे निकालना है। एनजीओ से संपर्क करता है। 2-3 महीने बाद उसको 2.5-3 लाख रुपए की धनराशि एनजीओ द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। और जब एनजीओ द्वारा 2.5-3 लाख रुपए की राशि उसको दी जाती है तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसका सपना था कि उसकी बहन एक टेलर की दुकान करे। उसके पास पैसे थे नहीं, इधर एनजीओ ने उसकी सहायता कर दी थी। वो सूर्या को बहुत धन्यवाद देती है, फिर उस दुकान का किराया, पगड़ी, सब कुछ एक बार में भर देती है, जिसको काफी दिन से वो सोच रही थी कि आखिर ये सब पूरा कहां से होगा। और उसके बाद सूर्या को कॉल करती है और कहती है कि साहब आपको मुंबई फिर से आना है। सूर्या पूछता है क्यों? वो कहती है कि दुकान का उद्घाटन करना है और फीता आपको ही काटना है। सूर्या बड़ा उहापोह की स्थिति में आता है और कहता है कि माफ करना, मैं नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी दुकान जब अच्छी तरीके से चल जाएगी तो मैं तुम्हारे दुकान पर जरूर आऊंगा, जब भी मुंबई आऊंगा। इधर वो अपने दुकान का उद्घाटन करती है। उद्घाटन करने के बाद उसकी दुकान धीरे धीरे दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगती है और वो अपने उस पुराने धंधे को, जो कालगल का धंधा करती थी, उस धंधे को छोड़ देती है और पूरी तरीके से सही रास्ते पर आ जाती है। उसकी दुकान अच्छी तरीके से चलने लगती है। और फिर एक दिन सूर्या मुंबई जब उससे आता है, वो फ्लाइट पहुंचने के पहले ही मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचकर सूर्या का इंतजार करती है। और सूर्या जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है दोस्तों, वो तुरंत ही सूर्या के पैर पर गिर पड़ती है और बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है कि आपने मेरी जिंदगी जो है वो बदल दी। मुझे यकीन नहीं था कि वास्तव में दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपनी अच्छाई से किसी की बुराई पर विजय पा सकता है, किसी के बुरे से बुरे रास्ते को भी चेंज करने का, परिवर्तित करने का उसमें मद्दा होता है।
उसमें इच्छा शक्ति होती है। अगर इंसान चाहे तो वो किसी को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना था कि अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है और कोई बुरे रास्ते पर चल रहा है और एक सकारात्मक जरिए की तरह, सकारात्मक नजरिए की तरह और उसकी भलाई सोचकर निस्वार्थ भावना से अगर आप किसी का सहयोग करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, तो यकीन मानिए वो आदमी चाहे जितने गलत रास्ते पर हो, वो आदमी चाहे जितना गलत चल रहा हो, लेकिन उसे कुछ समय बाद लगता है कि वो आदमी जो है वो निस्वार्थ है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, उसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है। और यही सोचकर वो रास्ते पर आ जाता है। जैसे प्रिया ये सब सोचकर रास्ते पर आ गई। काश उस दिन और ग्राहकों की तरह अगर सूर्या ने उसके साथ शारीरिक अपने संबंध बनाए होते या और आगे कहानी बढ़ाई होती तो कहानी यहां तक ना पहुंचती और शायद फिर प्रिया उसी दलदल में फंसी रह जाती, उसे एक उम्मीद की किरण ना दिखती और ना ही वो इस आयाम तक, इस मुकाम तक, इस लक्ष्य तक पहुंच ही पाती। उसे सपोर्ट चाहिए था और उसे सपोर्ट जो है वो सूर्या के रूप में मिल चुका था। ऐसे में हमें भी चाहिए, जब हमें सामने वाला लगे कि वो इंसान अच्छा है लेकिन आज मजबूरी से किसी गलत रास्ते पर है, तो हमें खुलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी और आप इस पूरी प्यारी सी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और आप ये पूरी कहानी किस जिले, किस राज्य, किस प्रदेश, कहां से देख रहे थे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि आपका प्रिया के बारे में क्या कहना है, आपका सूर्या के बारे में क्या कहना है। और अगर कहानी थोड़ी सी भी आपके दिल को छुआ हो कहानी ने, तो कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर कर देना। जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद,